अब की बार लाइन लगवाने वाली सरकार। जब देश कूटनीति पे नहीं प्रचार नीति पे चलता है तो जनता सड़कों पर तो आ ही जाती है। सरकार ने कहा गैस की कोई किल्लत है ही नहीं, फिर ये क्या है साहब? ये पहली बार नहीं है जब सरकार ने झूठ बोला है और ये पहली बार नहीं है जब जनता सड़कों पर बदहवास दिखी है। 6 साल पहले 13 मार्च 2020 को भी सरकार ने एक ऐसा ही झूठ बोला था। वो झूठ जो इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज हो गया। वो झूठ था कि कोविड-19 इज नॉट हेल्थ इमरजेंसी, नो नीड टू पैनिक, हेल्थ मिनिस्ट्री। कोरोना स्वास्थ्य इमरजेंसी नहीं है, घबराने की बात नहीं है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा था। जनता ने भरोसा किया, जनता मरने लगी, उनकी लाशों को जलाने की जगह कम पड़ गई। इनकी दुर्व्यवस्था ने लोगों को ऑक्सीजन के लिए तड़पाया और लाइन में लगा दिया। उससे पहले भी एक महायज्ञ हुआ था नोटबंदी का। कहा गया ये देश हित के लिए है। इस महायज्ञ में आहुति दी गई जनता की, उसे एटीएम की लाइनों में खड़ा कर दिया गया। बार बार झूठ बोलती सरकार को बार बार झेलती जनता। डंके का पता नहीं पर हम माथा तो जरूर पीट रहे हैं। जनता के जान की कीमत आखिर है कितनी, चलिए जानेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। देश में गैस सिलेंडरों के लिए मारामारी मच गई है। क्यों? रातों रात तो युद्ध छिड़ा नहीं है, पिछले कितने दिनों से ये मामला चल रहा है। सबको पता था कि भारत का ऊर्जा सप्लाई का मेन रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही है। तब सरकार ने इसको लेकर पहले से ही कोई एहतियात क्यों नहीं बरता? मैं बताती हूँ। आपदा को अवसर बनाने के चक्कर में अपनी डंका बजाने वाली इमेज और मोदी के नेतृत्व में देश एकदम सही दिशा में है, आत्मनिर्भर है, इसी का प्रचार प्रसार करने के लिए। जब देश दुनिया में इतने दिनों से सब कुछ चल रहा था तब सरकार के मंत्री कह रहे थे कि मिडिल ईस्ट संघर्ष के दूसरे सप्ताह में प्रवेश करने और देश की ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच वैकल्पिक मार्गों से भारत में तेल आयात सुचारू रूप से जारी है। और यह भी बताया कि हॉर्मुज मार्ग के अलावा सभी मार्गों से तेल का प्रवाह पूर्ण रूप से जारी है और सभी नागरिकों की आवश्यकताएं भी पूरी की जा रही हैं। भारत में तेल और गैस का महीने भर का भंडार है, लेकिन ये सारी की सारी बातें 2 ही दिन में धाराशायी होते हुए दिखाई दी। अलग अलग राज्यों से खबरें आने लगी कि होटल्स बंद हो रहे हैं, लोग चूल्हे के विकल्प की ओर बढ़ रहे हैं, घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़ने लगे, सरकार कालाबाजारी और कॉमर्शियल सिलेंडरों को लेकर नए नए नियम लेके आने लगी। ऑयल कॉर्पोरेशन ने गैस धीमा जलाने के फायदे बताना शुरू कर दिया कि कैसे गैस धीमा जलाने पर खाना जल्दी पकता है। रेलवे माइक्रोवेव में खाना बनाने का आदेश दे रहा है। और इतना ही नहीं, जिसका डर था वही होने लगा। देश के कोने कोने से खबरें आने लगी कि लोगों की सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें लगने लगी हैं और इन लाइनों में लोग मारपीट कर रहे हैं और बेहोश होने लगे हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? सरकार की लापरवाही और लोगों को सिर्फ इमेज बनाने के लिए गुमराह करने और अपनी वास्तविक स्थिति का सही से आकलन ना कर पाने के कारण। सच से नुकसान होता हुआ जब दिखता है तो सरकार सीधे झूठ फैलाने में पैसे खर्च करने लगती है। लगी खबर चलने की ईरान ने केवल भारतीय झंडे वाले जहाजों को ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने देने का फैसला किया है। लेजर आई जयशंकर से बात करने के बाद वाह वाह होने लगा कि ये है असली ताकत, ये है मोदी का डंका। खुद ईरान ने इनका फैक्ट चेक कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे गंभीर बात यह है कि लोगों को लाइन में लगाकर मोदी जी प्रचार में निकल लिए और अपनी नाकामी को भी विपक्ष के ऊपर ही डाल दिए। तेल और गैस को लेकर एक आदमी ने इन्हें सदन में चिताया था, वो आदमी जो इनके हिसाब से बेवकूफ है, जिन्हें इन्होंने पप्पू घोषित कर दिया। सुना था मैंने कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, पर इतनी जल्दी? 12 फरवरी 2020 को राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा था कि कोरोना वायरस हमारे लोगों और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बेहद ही गंभीर खतरा है और सरकार इस खतरे को गंभीरता से नहीं ले रही है। उन्होंने समय पर कार्रवाई करने का भी जोर दिया था। सरकार ने माना नहीं, मान जाते तो काम करना पड़ता। इसके अलावा लॉकडाउन से लगभग 1 हफ्ते पहले राहुल सरकार को आगाह करते हैं कि एक आर्थिक सुनामी आ रही है। भारत को न केवल वायरस बल्कि आने वाली आर्थिक तबाही के लिए भी तैयार रहना चाहिए।
सरकार ने कहा कि ये तो पैनिक फैला रहे हैं। आधिकारिक बयान आ गया कि कोई दिक्कत नहीं है कोरोना से, डोंट वरी, बी हैप्पी। यहाँ बात राहुल गांधी की नहीं है, सरकार की कातिलाना लापरवाही की है, जनता के जीवन को गंभीरता से ना लेने की है। सब कुछ पता होते हुए भी किया क्या? कुछ नहीं, खाली चुनाव प्रचार। सरकार के पास जब समय था तब तो वो इमेज बिल्डिंग चल रही थी उनकी। जब संकट दरवाजे पर आ गया तब अचानक से हड़बड़ी में फिर से एक बार टीवी पर अवतरित हो गए हमारे नेता लोग। जनता को जोकर बना दिया, कहा बजाओ ताली बजाओ थाली, पूरा देश सर्कस बन गया। इनकी लापरवाही के कारण ही देश को अपने ही घरों में बंद रहना पड़ा, हजारों किलोमीटर पैदल जाना पड़ा, और अगर लाइन की बात करें तो खाने के लिए, बसों और ट्रेनों में जाने के लिए, पैदल भी जाने के लिए, सामान खरीदने के लिए, दवाइयों के लिए, ऑक्सीजन के लिए, अस्पताल में भर्ती होने के लिए, इलाज के लिए, और यहाँ तक कि मरने के लिए, और मरने के बाद जलाए जाने के लिए भी जनता को लाइन में लगना पड़ा। ये सारा काम लोगों ने कतार में खड़े होकर के ताली थाली बजाते हुए किया है, सिर्फ और सिर्फ इमेज ब्रांडिंग, इमेज बिल्डिंग के लिए। और ये सब हुआ है सही समय पर सही फैसला ना ले पाने की वजह से। कहते हैं मोदी जी जो करते हैं वो ऐतिहासिक करते हैं। ऐसे ही एक ऐतिहासिक फैसला मोदी जी ने लिया था भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, नोटबंदी का। भ्रष्टाचार जस का तस है, जनता की कमाई ही खत्म हुई है। वो ऐतिहासिक दिन था 8 नवंबर 2016। देश को ईमानदारी का पाठ सिखाने के लिए मिशन पर निकले हुए हमारे प्रधानमंत्री अचानक से रात 8 बजे टीवी पर आ गए। अचानक से काले धन, नकली नोटों और आतंकवाद की फंडिंग पर रोक लगाने के लिए 500 और 1000 रुपए के नोट को लीगल टेंडर से बाहर कर दिया। अब क्या ही होता देश में उस समय तो लहर थी, सुनामी थी, सब इसकी चपेट में थे, इसलिए ना तो कोई रो पा रहा था और ना ही कोई हंस पा रहा था। उस समय 500 और 1000 रुपए के नोट देश की लगभग 86% नकदी के बराबर थे, जो कि तुरंत के तुरंत बेकार हो गए। इतने बड़े फैसले के लिए मोदी सरकार की कोई तैयारी ही नहीं थी और ना ही इस मामले से जुड़ी जिम्मेदार संस्थाओं को पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में लिया गया था। आरबीआई के उस टाइम के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि वो कभी भी नोटबंदी के पक्ष में नहीं थे और उन्होंने सरकार को चेतावनी भी दी थी कि 86% नकदी वापस लेने से अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। हुआ भी वही, लोग लाइनों में लगे, भूखे रहे, अपनी जान गंवाई, लेकिन देश को क्या मिला? भारतीय अर्थव्यवस्था को विकास के मामले में जीडीपी का 1.5% नुकसान हुआ है, 1.5%। इससे अकेले ही सालाना 2.25 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 100 से अधिक लोगों की जान गई, 15 करोड़ दिहाड़ी मजदूरों की आजीविका कई हफ्तों तक छिन गई, हजारों लघु एवं मध्यम उद्योग बंद हो गए, लाखों की नौकरियां खत्म हो गई। मगर माहौल ऐसा कि कोई भी कुछ भी चूचा भी कर दे तो राष्ट्रद्रोही घोषित हो जाता था। यह मामला था सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेज चमकाने का। इसके चक्कर में आम लोगों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन किए बिना ही, बिना किसी तैयारी के नासमझी में फैसला लिया गया और बाद में अपनी ही बातों से मुंह मोड़ लिया गया। बाकी डैमेज कंट्रोल तो मीडिया ने कर ही दिया था। अगर आपको लगता है कि केवल नोटबंदी तुगलकी फरमान है तो अभी और सुनिए। अचानक से एक दिन फरमान निकाला गया कि अब तो बिना आधार कार्ड के कोई भी काम होगा ही नहीं। 2014 में सरकार, मोदी जी की सरकार बनती है, हाँ, और जून 2015 तक आधार कार्ड के तहत सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करने का आदेश दे दिया गया। जब ये आदेश दिया गया तब आधार पंजीकरण की संख्या देश में लगभग 68 करोड़ थी। इसका मतलब ये था कि अगले 8 महीनों के भीतर 50 करोड़ से अधिक लोगों को इसके दायरे में लाना होगा। बिना किसी तैयारी के ये फरमान निकाल दिया गया था, क्योंकि उस टाइम तो ऐसा माहौल बनाया गया था कि बिना आधार कार्ड के ना तो कोई लाभ मिलेगा, ना ही कोई सुविधा आपको मिल पाएगी, ना ही आप किसी सुविधा से जुड़ पाएंगे, चाहे वो बैंक हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, एडमिशन हो या फॉर्म भी भरना हो। नतीजा वही निकला कि मोदी जी ने आदेश दे दिया, लेकिन अधिकारियों, कर्मचारियों की संसाधनों को लेकर के कोई तैयारी ही नहीं थी। तो वही हुआ, लग गई लाइन हर जगह लंबी लंबी, क्योंकि लोगों को तो ये भी लग रहा था ना कि कहीं वो जो 15 लाख जो मोदी जी वादा किए थे वो आधार कार्ड की वजह से छूट ना जाए। अब आगे का मामला तो और ज्यादा सीरियस है। आधार विरोधी मोदी जी ने सत्ता में आने से पहले बोला था कि आधार कार्ड से कांग्रेस लोगों के घरों में झांकना चाहती है। प्रधानमंत्री जी देश पूछना चाहता है, इस आधार कार्ड के पीछे कितने रुपए खर्च हुए? तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद जरूर ऐसा हो गया। मोदी जी का इतना तगड़ा सिस्टम था कि सबकी निजी जानकारी 500 रुपए में
बिक रही थी। द ट्रिब्यून ने बताया कि पेटीएम से 500 रुपए चुकाने पर एजेंट से आपको आधार डेटाबेस के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल सकता है, जिससे आपका नाम, पता, पोस्टल कोड, फोटो, फोन नंबर और ईमेल की जानकारी किसी के भी पास जा सकती है। इतना ही नहीं, अभी 1-2 साल पहले ही बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट ने बताया कि लगभग 81 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की निजी जानकारी डार्क वेब पर बिकने के लिए उपलब्ध है और ये जानकारी अमेरिकी साइबर सिक्योरिटी कंपनी के द्वारा मिली थी। तो इतने से तो समझ आ ही गया होगा कि मोदी जी और इनका जो सिस्टम है कितना स्ट्रांग है, तगड़ा है और आम लोगों की इन्हें कितनी परवाह है। मगर रिजल्ट से किसको फर्क पड़ता है? ऐतिहासिक काम करने पर कोलैटरल डैमेज तो होता ही है और वो डैमेज हमेशा जनता ही होती है। कब तक किसी की ऐतिहासिक गलतियों का नतीजा भुगतेंगे हम? क्या लगता है? कमेंट करके बताइए। वीडियो अंत तक देखा है, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियोस आपके सामने आते रहे इसके लिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।